हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अक्षय शर्मा और आज हम एक नए सफ़र के साथ जुड़ेंगे यूपीएसआई को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीएसआई की 9534 वैकेंसी आई हुई है करंट में, और उसमें ही हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। और उसके तहत ही मैं आपको लेकर आया हूँ एक हकूना मटाटा सीरीज। मुझे पता है आप सब लोग कमेंट करने वाले हैं कि सर हकूना मटाटा क्या है, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये एक अफ्रीका में एक बर्ड बोला जाता है, स्वाहिली वर्ड हकूना मटाटा, जिसका मतलब होता है फिकर नोट, चिंता की कोई बात नहीं है। तो अब हम आ गए हैं और पॉलिटी के में साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका होगा, जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा, इस यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जो आपका जीएस सेक्शन होता है, जनरल स्टडी सेक्शन होता है, ये 3 पार्टों में डिवाइडेड है, आपको बता दें। उसमें एक का बनाया गया है, एक खा बनाया गया है और एक गा है। एक में आपका संविधान और राज्य व्यवस्था आती है, ठीक है। एक में आपका मूल विधि है जिसमें आप आईपीसी, सीआरपीसी और आपके एक्ट वगैरह आते हैं। और एक इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की बात की गई है। तो इसमें आपको बता दें, आपका पूरा संविधान, इंडियन पॉलिटी, इसी वाले सेगमेंट की हम लोग बात करेंगे इसमें प्रैक्टिस को लेकर के। एक आपका मूल विधि है, एक आपका सामान्य ज्ञान है। इनसे जुड़े आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर के होंगे आपके, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 क्वेश्चन 3 पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, तो लगभग 13-13 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, जो इन दोनों के मिला के लगभग 24 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। इनमें से 17 से 18 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, वो आपके रहते हैं आपके संविधान से, यानी कि इंडियन पॉलिटी से। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पॉलिटी को लेकर बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं मैं आपको क्या कराने वाला हूं इसमें। तो प्रीवियस ईयर, चाहे वो 2014 का एग्जाम था, 13-14 का, या फिर 16-17 का एग्जाम था, जो पेपर्स हुए थे उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। वो 4 से 5 वीडियोस में आएंगे। लगभग इस वीडियोस में आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं धीरे धीरे लाऊंगा, 250 से 300 क्वेश्चन के आसपास होंगे सारे। उन सारे क्वेश्चन के अंतर्गत पूरी पॉलिटी की प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपकी, यदि आप इसको समझोगे। तो पहला तो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया जाएगा, फिर जितने ऑप्शन है उनके बारे में एक्सप्रेशन दिया जाएगा, पूरे टॉपिक के बारे में आपको व्याख्या दी जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा पॉलिटी से संबंधित और यूपीएसआई में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको नॉलेज पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, इसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका डिस्कशन होगा। बहुत आपको मदद मिलने वाली है इनके थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी। ये क्वेश्चन 2017 में ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, पहला ही पेपर था इसका, ठीक है, उसमें ही पूछा गया था। तो आपको बता दें ये उस समय के करंट की बात थी। तो उस समय महिला बाल विकास यानी कि 2017 में कौन थी, मेनका गांधी। लेकिन यदि ये क्वेश्चन इस साल आपके आपके साथ आ सकता है, पूछा जा सकता है, किसी के पेपर में आ जाएगा कि बताइए महिला एवं बाल विकास की मंत्रालय की मंत्री कौन है। तो ध्यान रखना, इस समय आप लगाएंगे स्मृति ईरानी। ध्यान रखना, पहले वाले में कौन थी, मेनका गांधी, 2017 में, ठीक है। लेकिन अब जो नया मंत्रालय बनाया नई सरकार का 19 के बाद, उसमें कौन है, स्मृति ईरानी है। तो उस समय राइट आंसर ये था। लेकिन यदि अब क्वेश्चन पूछा जाए, अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप आंसर क्या टिक लगाएंगे, स्मृति ईरानी लगाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थी, वो मैंने आपको बता दी है कि पहले, अगर हाँ क्वेश्चन यदि ये पूछा जा रहा है कि 2017 में कौन थी, तो अब भी पूछा जाए तो कौन थी, मेनका गांधी। लेकिन करंट वाली पूछा जाए, 2019 में पूछा जाए, तो आप ध्यान रखेंगे स्मृति ईरानी को लगाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री इस समय, ठीक है, 2014 और 2017 दोनों बार लोकसभा में सरकार बनाई नरेंद्र मोदी जी ने। उनका कैबिनेट पूरा मैं आपको डिस्कशन करूंगा, ठीक है। हैं, तो उनका जो मंत्रिमंडल है वो इस प्रकार है। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 74, आर्टिकल 74 के तहत ये बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। कौन होगा, प्रधानमंत्री। और उसके साथ अन्य मंत्री होंगे। उसी के रूप में हमारी कार्यपालिका बनती है, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं सब लोग। अब करंट में कौन कौन क्या क्या मंत्री आपको बता दें, तो इस समय जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं आपके राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह, सड़क परिवहन है नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, ये थावर चंद गहलोत। आपको बताएं, थावर चंद गहलोत जो है
वो राज्यसभा में, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में सदन के नेता हैं, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। ध्यान रखना, राज्यसभा में जो मिनिस्टर होता है वो मंत्री होता है, जो सदन का नेता होगा, सदन का जो नेता होता है वो मंत्री होता है। लोकसभा में कौन है, आप क्वेश्चन करेंगे सर लोकसभा में सदन के नेता कौन है, तो लोकसभा में हमारे मोदी जी भाई साहब, कौन है, मोदी जी क्या है, सदन के नेता है। लोकसभा में सामान्यतः प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, और राज्यसभा में एक मिनिस्टर होता है, तो मिनिस्टर कौन है, थावर चंद गहलोत, जो सामान्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं आपके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मंत्रियों से संबंधित सारे मैंने मंत्री आपको लिख दिए हैं, ठीक है। जनजातीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा, ये आपसे पूछे जाएंगे। और एक पिछली बार एग्जाम में ये आपको पूछा गया था, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक वर्ग के मिनिस्टर कौन है, तो पहले भी आपके कौन थे, मुख्तार अब्बास नकवी, और अब भी कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। एक बात मैं बता दूं, जो मैंने बताया कि आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद की बात हुई है, किसकी बात हुई है, मंत्री परिषद। तो इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, और एक होता है आपका राज्य मंत्री, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और एक होता है आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक होता है आपका उपमंत्री। ध्यान रखना, जो कैबिनेट मंत्री होता है जिस डिपार्टमेंट का भी होगा उसका हेड और प्रमुख होता है, जैसे रक्षा मंत्रालय के इस समय राजनाथ सिंह है, ठीक है, तो वो पूरे हेड है अपने डिपार्टमेंट के, उनके काम ज्यादा होता है तो सहायता के लिए वो एक मिनिस्टर को और बना देते हैं साथ में, तो वो कहलाता है राज्य मंत्री। यानी कि राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का सहायक होता है, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है ये कैबिनेट का सहायक नहीं होता, ये कुछ अलग छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग से मंत्री बनाए जाते हैं, ये कैबिनेट के अंडर में काम नहीं करता। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट के अंडर में काम नहीं करता, और जो सभी मंत्रियों के सहायक के रूप में है वो कौन है, उप मंत्री। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद कितने प्रकार की हो गई, 4 प्रकार की। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए कुछ ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, श्रम और रोजगार है, तो संतोष कुमार गंगवार है, तो ऐसा नहीं है ये किसी कैबिनेट के अंडर होंगे, ये आपका एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है और उसके हेड कौन है, संतोष कुमार गंगवार। छोटा डिपार्टमेंट होते हैं इसलिए उनके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप सारी बातें समझ पाए होंगे, ठीक है। और देखिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो ये ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, मैं चाहता हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की वो इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा पाएं। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सारे जो आपके रिलेटिव्स जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें सब में शेयर कर दें। मैं चाहता हूँ कि सारा जो कंटेंट है वो सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचे और सभी इसका लाभ उठा पाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए अब बात करते हैं हम आगे, ये सारे राज्य मंत्री थे, ठीक है, जो अंदर में काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, आपकी स्मृति ईरानी है, लेकिन अगर राज्य मंत्री की बात करें तो कौन है, देवाश्री चौधरी, तो वो कौन है, सहायक है। राज्य मंत्री कौन होते हैं, सहायक, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो सहायक नहीं होते, वो स्वतंत्र डिपार्टमेंट के मालिक होते हैं, ठीक है, छोटे डिपार्टमेंट के। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन पूछा गया है कि 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो आपको बता दें एक रोलेक्ट एक्ट आया था, रोलेक्ट एक्ट 1919 में, एक रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में। इसके तहत क्या हो रहा था, सभी नेताओं की संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हो रही थी। सर सिडनी रोलेक्ट इसका अध्यक्ष था। ध्यान रखेंगे 8 मार्च 1919 को भारत में आया और लागू कर दिया गया। इसके तहत बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। आपको बताएं गांधी जी को भी 10 अप्रैल, आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया, तो 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को भी हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसी प्रकार से गिरफ्तारी हुई थी, आपको बता दें अमृतसर में, कहां पर, अमृतसर, अमृतसर में पंजाब में गिरफ्तारी हुई थी किसकी, डॉक्टर सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू। अब इन्हीं के लिए क्या हुआ, अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, यहां पर एक सभा हुई इनकी गिरफ्तारी को लेकर के। तो वहीं पर जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने क्या करवा दी, फायरिंग करवा दी, और वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों की तादाद में लोग घायल हो गए, हत्याकांड हुआ, दुनिया भर में इसकी निंदा हुई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पूछा गया क्वेश्चन के वर्ष 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो ध्यान रखेंगे इसका जवाब होगा सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू। क्यों हुई थी गिरफ्तारी, रोलेक्ट एक्ट चल रहा था, ठीक है, और फायरिंग किसने करवाई थी, जनरल ओ डायर ने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें समझ पाए होंगे आप।
अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय वन सेवा, तो आपको बता दें भारतीय वन सेवा एक भारत की नागरिक सेवा है। आईएएस और आईपीएस और आईएफएस आपको बता दें सबसे पहले 21 अप्रैल, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, ठीक है, 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस यानी कि भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत कब हुई है, तो ध्यान रखना 21 अप्रैल। एक हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही भारत में आईसीएस यानी कि सिविल सेवा या पुलिस सेवा के जनक, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पुलिस सेवा के जनक भी कौन है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है जो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखना तब से ये चल रही है, बाद में इसका नाम ही क्या कर दिया गया, आईएएस कर दिया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत ही आईपीएस आती है और एक आती है आईएफएस। यानी कि भारत में कितनी नागरिक सेवाएं, तो 3 नागरिक सेवाएं, ध्यान रखना है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नागरिक सेवा में नहीं आती, एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, एक इंडियन पुलिस सर्विस होती है, इंडियन आई प्रमुखताएं, ठीक है, 3 प्रमुख आपकी सिविल सर्विस हैं। तो जो आईएएफएस सिविल सर्विस है, ध्यान रखना इसको 1966 में भारतीय वन सेवा अधिनियम 1951 आया था, उसके तहत 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई और एक नई नागरिक सेवा शुरू हो गई। आपको बता दें ये भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं जो होते हैं इनके संदर्भ में विशेष शक्ति किसको प्राप्त होती है, राज्यसभा को। लोकसभा से ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में किसको, राज्यसभा को। ये भी एक क्वेश्चन बन गया, मैंने क्या बोला था, बहुत सारी जानकारी, एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और ये क्लास लेने के बाद पॉलिटी के मामले में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 की क्लॉज फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238। तो आपको बता दें जो हमारे संविधान का आर्टिकल 80 है उसकी फर्स्ट क्लॉज में 2 बातें लिखी हुई हैं। एक तो 12 मेंबर्स मनोनीत किए जाएंगे, 12 मेंबर्स क्या किए जाएंगे, मनोनीत, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा पॉइंट इसका बताता है कि 238 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश और प्लस आपके राज्य, यानी कि 238 केंद्र शासित यूटी प्लस स्टेट से जाएंगे और 12 कौन करेंगे, राष्ट्रपति मनोनीत। राष्ट्रपति जो 12 मनोनीत करते हैं वो ध्यान रखना कला, ठीक है, आपका एक विज्ञान हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, और एक आपका समाज सेवा और एक आपका साहित्य, यानी कि साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान, 4 ही क्षेत्र। ध्यान रखना ये संविधान में लिखा, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, 4 क्षेत्रों में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला भी सही है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर गा वाला, ए और बी दोनों ही बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। ध्यान रखेंगे चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था। चिपको आंदोलन था क्या, पहले ये आपको बता दिया जाता है चिपको आंदोलन था क्या। तो आपको बताएं ये मामला जो है वो आपका उत्तराखंड का है, ठीक है, आपका ये मामला जो है वो उत्तराखंड चमोली जिले का है। उत्तराखंड के, ध्यान रखना यूके में उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है चमोली, और चमोली जिले में आपको बता दें 1973 में क्या हुआ, 1973 में आपको पेड़ काटने को लेकर वहां अभियान चला, जिसको लेकर लोग क्या हो गए थे, पेड़ों से चिपक गए थे कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, ठीक है, ये हमारे जीवन का स्रोत है। तो इसको लेकर कुछ लोगों ने आंदोलन चलाया। उन लोगों में आपके बता दें एक तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा, एक आपके चंडी प्रसाद भट्ट, इनके साथ कुछ और नाम थे जैसे गोविंद सिंह रावत। मैं आपको बता दूं कुछ नाम और थे, जैसे एक नाम था गोविंद सिंह रावत, ठीक है, और एक आपके थे गौरा देवी, एक का नाम क्या था, गौरा देवी कंप्लीट, और एक आपके सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। हो सकता है आज इन 2 के नाम पूछे, आगे इन 2 के भी पूछे, नोट कर लेंगे, गोविंद सिंह रावत और गौरा देवी इसमें शामिल थी। तो इन्होंने क्या किया 1973 में उस चिपको आंदोलन को सफल बनाने में कोशिश की। तो पूछा जाएगा चिपको आंदोलन कहां से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड के चमोली जिले से। कब हुआ था, 1973 में। शामिल कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, गौरा देवी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट।
विनोबा भावे भूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की इस समय ध्यान रहेंगे, 2 राजधानी है, देहरादून और एक है आपकी गैरसैंण। इसके बारे में मैं अलग से भी लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको बता दें, हमारे संविधान के आर्टिकल 123, हमारे संविधान का अनुच्छेद 123 प्रावधान कराता ऑर्डिनेंस का यानी कि अध्यादेश के बारे में। तो अध्यादेश एक कानूनी होता है, एक अधिनियम होता है जिसको बिना, देखो एक संसद होती है हमारे, क्या होती है हमारे संविधान में आर्टिकल 79 में संसद है, जो जिसके 3 भाग हैं, एक आपका राज्यसभा, एक आपका लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। यानी कि हमारी संसद के 3 अंग हैं, एक आपका 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में क्या है, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, अगर ये दोनों मिलकर यहाँ से प्रस्ताव पेश किया जाता है या यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तो फिर वो कानून बन जाता है। पहले विल कहलाता है, विधेयक कहलाता है, बाद में क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर ये दोनों अवकाश पर हो, ये विश्रांति काल वर्ड यूज हुआ है संविधान में, अगर ये अवकाश पर है, घर पर गए हुए हैं, सत्रावसान चल रहा है, सत्र नहीं चल रहे हैं उस समय, तो राष्ट्रपति को ऐसे समय में पावर होती है, कोई इमरजेंसी में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो वो कानून बना सकते हैं। उनको आर्टिकल 123 में पावर दी गई है और इस प्रकार के बने कानून क्या कहलाते हैं, अध्यादेश कहलाते हैं, ऑर्डिनेंस कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति, उसके मतलब कुछ क्लॉज दे रखी है, बातें पूछी है। पहला, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होती है। तो मैंने क्या बोला, ये भी एक प्रकार के कानून ही होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह नहीं है, यहाँ पर गलत है, ये हो जाएगा आपका 7 सप्ताह। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग। यहाँ पर 7 सप्ताह के समय के बाद आपको टाइम दिया जाता है, ना कि, ध्यान रखेंगे, ना कि आपका, ठीक है, कोई सॉरी 7 सप्ताह बोल गया मैं, 6 सप्ताह, यहाँ पर काट लेंगे 6 सप्ताह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि संसद के लागू होने के बाद 6 सप्ताह के बाद उसको पारित कराया जाए, ठीक है, वरना वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला सही होगा, अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होती है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है, जिसको कहेंगे केवल ए, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है समझ पाए होगे ऑर्डिनेंस होता क्या है। जब राज्यसभा लोकसभा प्रशांति काल या कोई एक या दोनों, तो उस समय में जब सत्रावसान नहीं चल रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश निकालते हैं जो कानून के समान है, और 6 सप्ताह के अंदर जिसको पारित नहीं कराया जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। ये सारी बातें दे रखी हैं 123 में संविधान के अंदर। अब पढ़ते हैं आगे। देखिए, पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपके वन्य पशु एवं जीव ये नहीं आते। संवर्ती सूची का विषय है, किसका है, संवर्ती का। विवाह तलाक संवर्ती सूची का विषय। राज्य सुरक्षा की संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी केंद्र, तो यहाँ पर राज्य सूची का विषय जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका बाजार एवं मेले। अब आपको बता दूं, हमारे संविधान में एक शेड्यूल है 7वीं अनुसूची, जिसके अंदर सत्ता का बंटवारा है, यानी कि कौन सी शक्ति आपके केंद्र सरकार को दी गई है और कौन सी शक्ति किसको दी गई है, राज्य सरकार को। तो इसमें 3 पॉइंट बनाए गए हैं, एक तो केंद्र सूची के विषय हैं, एक आपके राज्य सूची के विषय हैं और एक आपके हैं संवर्ती सूची के विषय। इसमें मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट थे और इसमें लगभग आपके 66 सब्जेक्ट थे और इसमें 47, लेकिन आज इसमें 100 हो गए हैं, इसमें 61 हो गए हैं और इसमें 52 हो गए हैं। ये मूल संविधान में थे, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर दोनों ही क्या बना सकते हैं, कानून। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ संघीय तंत्र यानी कि सत्ता का बंटवारा जो लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है, जिसमें केंद्र को क्या बनाया गया है, सशक्त। तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी बना सकती है, और यदि संवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना देती है और राज्य सरकार भी। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मान्य जो होता है, विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का होता है। एक आर्टिकल आपको बता दूं, 356, जब राष्ट्रपति शासन लग जाए, 365 में भी राष्ट्रपति शासन लग जाए, या फिर 249 के तहत किसी राज्य सूची के विषय को राज्यसभा, ये पावर किसको होती है, राज्यसभा को, राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे, तो उस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है। जैसे कृषि जो होता है, कृषि सब्जेक्ट किसका है,
राज्य सूची का विषय है, देखो हाल ही में चर्चा, लेकिन इस पर कानून कौन बनाए? केंद्र सरकार। तो यहाँ पर इस कृषि को राज्यसभा ने आर्टिकल 249 के तहत राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया, तो इस पर केंद्र सरकार ने भी क्या बना दिया? कानून बना दिया। तो ध्यान रहेंगे ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाजार और मेले किस सूची का विषय है? राज्य सरकार का, यानी कि इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है, राज्य सूची का विषय है इसलिए। अब बात करते हैं आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में निहित है, लेकिन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आपको बताएं, हमारे संविधान का भाग कौन सा? 4। पहले आपको बता दूं, जो हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान के अंदर आपके भाग कितने हैं? 25। इस समय भाग कितने हैं? 25। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 है। तो उनमें से ही एक भाग है चौथा, और चौथे भाग में हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें आपको बता दें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक प्रावधान किया गया है डीपीएसपी का। आपको बता दें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं? ये हमारे संविधान में पहली बात आयरलैंड से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर जो ये राज्य वर्ड यूज हुआ, राज्य, कुछ बच्चे सोचते हैं कि राज्य जो है उत्तर प्रदेश के लिए, नहीं। इस राज्य वर्ड का मतलब जो होता है, इस राज्य वर्ड का मतलब केंद्र सरकार से भी है, राज्य सरकार से भी है, स्थानीय सरकार जो पंचायत नगर पालिका होती है उनसे भी, और हर सरकारी कर्मचारी और सरकारी संस्था से है। इसमें गाइडलाइन है कि सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, या फिर अन्य कोई सरकारी संस्था कोई भी कानून, नियम, प्रथा कुछ भी बनाती है तो पहले इनको पढ़ ले, इनको ध्यान में रखे। ये गाइडलाइन है, ऐसा करने से अच्छा होगा। देश को कल्याणकारी बनाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को डीपीएसपी पढ़ लेने चाहिए कानून बनाने से पहले। बाध्य नहीं है, अगर कोई कानून डीपीएसपी में लिखा हुआ है और वो कानून में लागू नहीं किया गया है किसी बात को, तो ऐसा नहीं है आप कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या फिर इनकी न्यायिक समीक्षा भाई साहब नहीं हो सकती। ये सिर्फ आपका एक गाइडलाइन के तौर पर है, सरकार इनको माने या ना माने, माने तो अच्छा है, नहीं मानेगी तो आप इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ठीक है, ना ही इनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, कोई कोर्ट इनकी सुनवाई नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक प्रावधान किया गया है डीपीएसपी का। तो यहाँ पर गा वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकता है? तो ध्यान रखना, व्यक्तियों, कंपनियों के पूंजीगत कर केंद्र सरकार, सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार, आयकर पर अधिकार भी। ये भूमि राजस्व जो है, ध्यान रखना, भूमि राजस्व जो है राज्य सूची का विषय है, और इसको कौन भाई सब? राज्य सरकार ही वसूली करवाती है। ध्यान रखना, जो आपका लगान होता है, भूमि राजस्व होता है, ये राज्य सरकार का मामला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? घ। मैंने अभी 7वीं अनुसूची के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था सत्ता का बंटवारा 3 प्रकार से, तो वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए उस पर कानून या उसका प्रोसेस कौन करवाएगी? राज्य सरकार ही करवाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इस बैठक में संविधान गृह में हुई, सभागृह में हुई, तो जिसे अब क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, अब इसको केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। आपको बताएं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और जिसके पहले दिन जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा आपके क्या हैं? पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं, अगर आपसे पूछा जाए। और 11 दिसंबर को जो अध्यक्ष बन गए थे वो आपके निर्वाचित होकर बने, क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, ये सबसे बुजुर्ग थे इसलिए इनको पहले बना दिया गया था टेम्पररी रूप से, लेकिन जो स्थायी अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर को। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो हुआ उसको क्या कहा जाता था? केंद्रीय कक्ष। संविधान सभागृह को केंद्रीय कक्ष, आज का जो केंद्रीय कक्ष है वही संविधान सभा का सभागृह था। तो बी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, खा वाला। अगला देते हैं लोकपाल। लोकपाल एक संस्कृत का शब्द है जिसके अंतर्गत हिंदी में इसका क्या अर्थ है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लोकपाल का हिंदी में क्या अर्थ होगा, तो आपको बता दें लोकपाल का हिंदी में अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोगों की देखभाल करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए लोकपाल से संबंधित क्या है, देखो केंद्र में लोकपाल कहा जाता है इसको, और राज्य में कहा जाता है लोकायुक्त। एक ध्यान रखना,
केंद्र में क्या होता है, ये लोकपाल, और राज्य में इसको क्या कहते हैं, लोकायुक्त। लोकायुक्त ये केंद्र में है और ये क्या है, राज्य में। ठीक है, आपको बता दें इसके लिए एक समिति सुझाव दिया गया था लोकपाल के बारे में 5 जनवरी 1966 को। 5 जनवरी 1966 को अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। ध्यान रखेंगे, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ध्यान रखेंगे। इनके ही अध्यक्षता में गठित हुई थी प्रशासनिक सुधार को लेकर। ठीक है, लेकिन उसको अभी आपने देखा होगा 2013 में भी बहुत लफड़ा रहा था, आपके अन्ना हजारे ने इसको लेकर आंदोलन किया था। तो लोकपाल का एक संसद का वर्ड है जिसका मतलब होता है लोगों की देखभाल करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदन के अधिकार और विशेष अधिकार, ध्यान रहेंगे, सदन के अधिकार और विशेष अधिकार जो भी होते हैं उसका अभिरक्षक कौन होता है, तो ध्यान रहेंगे पीठासीन अधिकारी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी। जैसे मान लो लोकसभा है, तो लोकसभा के जो भी विशेष अधिकार हैं उनके बारे में कार्रवाई कौन करेगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। अगर राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो देखेगा। विधानसभा का मामला है तो विधानसभा का अध्यक्ष, तो उनका अभिरक्षक कौन होता है, पीठासीन अधिकारी, यानी कि वहां का अध्यक्ष। ठीक है, जो भी सदन का अध्यक्ष होगा, इसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष ऑप्शन रख दिया है, ठीक है, उसको पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। ठीक है, सदन का पीठासीन अधिकारी जो। अगला आंसर होगा, देखो 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मुख्तार अब्बास नकवी। 2017 में भी यही थे और आज भी यही है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2017 के ऑनलाइन परीक्षा के हैं, मैं आपको बता दूं, वहां पूछा गया था 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो उसके आपके बता दें मुख्तार अब्बास नकवी। आज भी कौन है, वर्तमान में भी कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घावाला। मैंने सारे मंत्री जो है उनकी लिस्ट शुरुआत में दे दी है, वहां से आप नोट कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे पूछा गया प्रथम बार राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो आपको बता दें 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ है किसका, राज्यसभा का। 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ है किसका, लोकसभा का। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन दोनों की जो प्रथम बैठक हुई है, अगर पूछा जाए प्रथम बैठक कब हुई है, तो प्रथम बैठक हुई है 13 मई 1952 को। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यसभा लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई है, तो ये 13 मई 1952 को, 13 मई 1952। और जो गठन हुआ था, गठन जो हुआ था जो राज्यसभा का आपका 3 अप्रैल 1952 को और लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को। तो यहाँ पर राइट आंसर, डेट नहीं दे रखी है, इजी क्वेश्चन है, आप टिक क्या करेंगे, 1952। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा अस्थायी सदन है जो 6 वर्ष बाद, वो 5 वर्ष बाद, ध्यान रखेंगे 5 वर्ष बाद लोकसभा का स्वतः ही क्या हो जाता है, विघटन। और ये 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकती है, यदि मंत्रिपरिषद सलाह दे और राष्ट्रपति, तो 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। है एग्जाम्पल के तौर पर 1998 में गठन हुआ था और 1999 में आपका विघटन हो गया था, 1 साल के अंतर्गत ही। लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, जब से है तब से चली रही है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना प्रथम चैम्बर यदि पूछा जाए तो प्रथम चैम्बर बोलते हैं लोकसभा को और द्वितीय चैम्बर बोला जाता है राज्यसभा को। लेकिन उच्च सदन कौन है, उच्च सदन आपका राज्यसभा है और निम्न सदन कौन है, आपका लोकसभा। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय सेना, यहाँ क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था, तो आपको बताएं गोवा पर अधिकार हो गया था पोर्चुगीज का, पुर्तगालियों का। ठीक है, अब पुर्तगालियों का अधिकार था, आपको बताएं पहला पुर्तगाली कौन आया था, 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा, ये लोगों ने यहाँ पर शासन किया। और आपको बताएं 1530 में गोवा को क्या बना लिया था, राजधानी, गोवा को राजधानी बना लिया। और जब से गोवा पर अधिकार करे हुए थे पोर्चुगीज। लेकिन 19 दिसंबर जब हम देश आजाद हो गया, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ध्यान रखना, इंडियन आर्मी नेहरू जी ने भेजी थी, ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इस ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आजाद कराया गया। जहां हमारा देश जो ब्रिटिश भारत था वो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन गोवा को आजादी मिली है 19 दिसंबर 1961 को। तो आपसे पूछा जाएगा गोवा अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 19 दिसंबर 1961 को मनाता है। लेकिन इसकी राज्य के रूप में स्थापना
1987 30 मई गोवा भारत का 25वां राज्य बना। जब तक ये एक अर्जित क्षेत्र के रूप में रहा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 30 मई 1987 को। तो ध्यान रखना, इस पर अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। उम्मीद करता हूं सारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी भिन्न के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव कर सकते हैं? यहाँ से आपसे आर्टिकल पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा, यानी कि देखो आर्टिकल 14, इसका राइट आंसर होगा 14। और क्यों होगा सुनिए, आर्टिकल 14 जो कहता है वो विधि के समक्ष समता, दो बातें हैं, एक तो विधि के समक्ष समता, और एक है विधियों का समान संरक्षण। एक है आपका विधियों का समान संरक्षण। दो बातें की गई हैं आर्टिकल 14 में। तो सभी को एक डंडे से हाँका जाएगा, सभी के लिए समान है, पहली क्लॉज कहती है। लेकिन 14 की दूसरी क्लॉज विधियों का समान संरक्षण कहती है कि परिस्थितियां देखी जाएंगी। अब एक 2 साल का बच्चा है, एक 20 साल का वयस्क व्यक्ति है, तो दोनों को समान भोजन थोड़ी ना दिया जाएगा। तो परिस्थितियां समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर असमानता दिखाई जाएगी। तो 14 साफ साफ कहता है कि परिस्थितियां मेंशन करती हैं, अगर परिस्थितियां समान नहीं है तो उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। जैसे आरक्षण जो दिया जाता है, एक व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं होती हैं, एक व्यक्ति आरक्षण मतलब उसको असुविधा, उसके घर में लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसको मदद की जा रही है। तो वहां परिस्थितियां समान नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। परिस्थितियां समान होती तो रिजर्वेशन का कोई भी मतलब नहीं होता। तो आर्टिकल 14 ये सारी बातें बताता है कि भिन्न परिस्थितियों में बर्ताव भिन्न तरीके से किया जाएगा, वहां पर सारी बातें आपको अलग दिखाई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 14 हो जाएगा, मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा है कि पहली बार विधायिका में द्वैसदनीय, तो ध्यान रखना विधायिका द्वैसदनीय, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1900। यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं की है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा। मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं, एक आया था भारत शासन अधिनियम 1919, एक आया था भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रहेंगे 1919 में केंद्र में द्वैसदनीय व्यवस्था आई, और 1935 में राज्यों में, यानी कि प्रांत बड़ी हुआ प्रांतों में। तो प्रांतों में 1935 में आई है, और केंद्र में 1919 में। द्वैसदनीय मतलब होता है जो विधायिका होती है हमारी, कानून बनाने वाली होती है। भारत में कितने प्रकार, इसमें कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। मैंने बताया ना भी, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। पहले एक ही होता था, 2 हुए। ये कब से हुआ है? 1919 में। और राज्य में भी ऐसी होता है, एक विधानसभा होती है और एक आपकी विधान परिषद होती है। तो वहां पर भी द्वैसदनीय, कुछ राज्यों में 6 राज्यों में द्वैसदनीय व्यवस्था है, लेकिन प्रांतों में द्वैसदनीय व्यवस्था होगी 1935 के एक्ट में, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, और केंद्र में 1919। तो यहाँ पर ना ही केंद्र मेंशन किया गया, ना ही प्रांत, तो यहाँ पर ना ही डेट है। तो लेकिन संविधान सभा तो है ही नहीं, निदेशक सिद्धांत भी, स्वतंत्रता भी नहीं। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका? भारत सरकार अधिनियम 1919। लेकिन यहाँ पर डेट नहीं दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ष 1917 में भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? यहाँ पर पूछा गया भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आपको बता दें, ये जो संस्था थी ये मद्रास से काम करती थी, और इसकी जो 1917 में पहली अध्यक्ष बनी थी कौन भाई साहब? एनी बेसेंट, जो आयरलैंड से आई थी। कहाँ से? आयरलैंड से बिलोंग करती थी। इन्होंने भारत में, आयरलैंड में जो आज़ादी दिलाई गई थी वो होम रूल लीग, तो इन्होंने भारत में भी क्या स्थापना की थी? होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग आयरलैंड से जुड़ा हुआ है, और भारत में किसके थ्रू भाई साहब? एनी बेसेंट के थ्रू यहाँ पर क्या हुई है? स्थापना हुई है। भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष भी कौन है? एनी बेसेंट। राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारी बातें आपको बताई जा रही है, ठीक है। और देखिए आपको मेहनत तो करनी है, ये ऐतिहासिक भर्ती है। आज तक इतनी अप्रोक्स 10,000 वैकेंसी यूपी दरोगा में नहीं आई है, ठीक है, दरोगा भर्ती में नहीं है, पहली बार। इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना है। मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। यहाँ देखने से पिछली बार आपको बताएं, सारे के सारे ज्यादातर बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की वजह से हुए थे। तो इस बार ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। इनको आप देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद है आपका जवाब दे पाऊंगा। अगला है भारत के संविधान। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को 1946, भारतीय संविधान को 1946 के कैबिनेट योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था।
इस संविधान सभा में तैयार करने के लिए समितियां कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बड़ी समितियों की संख्या 8 थी, छोटी समितियों की संख्या 13 थी। तो यहाँ 8 तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13। यानी कि समितियों की संख्या क्या थी भाई साहब? 13 थी। या तो मैंने बोला ऑप्शन में 13 होगा, या फिर ऑप्शन में क्या होगा आपका 8 होगा। ठीक है, तो 8 या 13 वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे आप। तो यहाँ पर 13 है तो 13 के साथ जाएंगे। आपको बताएं जिनमें से एक प्रमुख समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? डॉक्टर BR अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें इनके अलावा 6 सदस्य हुए थे। टोटल मिला कितने हो गए? 7 सदस्य। ये बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। सबसे प्रमुख समिति कौन थी? प्रारूप समिति। इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। ठीक है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो आपको बता दें, जो कैबिनेट सचिव होता है, ये IAS अधिकारी सब राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं। एक होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है आपका? निर्वाचित। जो किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। जो लोकसभा सदस्य होते हैं वही इसको निर्वाचित करते हैं, और ये शपथ भी लेता है। अध्यक्ष के रूप में ये कोई भी शपथ नहीं लेता है, शपथ नहीं लेता है। तो ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, बी वाला ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है। तो दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में आते हैं, फौजदारी कानून, भारतीय दंड संहिता, ये सब समवर्ती सूची कहाँ है? एक कौन सा वाला भाई साहब? शस्त्र, बारूद गोला, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, ये समवर्ती सूची में नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, इस समय जो भी UPSI की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा फोकस मन लगाकर अपनी तैयारी करें। ठीक है, वरना क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगी और आप सेलेक्टेड नहीं हो पाएंगे। मेरी पूरी उम्मीद है, मैं मेहनत कर रहा हूँ ये सारी चीजें किस लिए? कि आप जल्द से जल्द क्या बन पाएं? दरोगा बन पाएं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस संदर्भ में मैं आपको एक शेर सुना चाहता हूँ, मैंने ही लिखा है इसको। ठीक है, कि सजी थी महफिल कामयाबी की और तुम्हें वो मीठा जहर खा गया। होता क्या है लाइफ में, जब पढ़ने जाते हैं तो दोस्त, फोन हैं, गर्लफ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप लाइफ में ले आते हैं और अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। माँ बाप आपको एक उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं कि आप जब अच्छे बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होती है दुनिया में, क्योंकि आपके बेसमेंट को वही तैयार करते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है खुद ही इस बारे में कि सजी थी महफिल कामयाबी की और तुम्हें वो मीठा जहर खा गया। वो मीठा जहर कुछ भी हो सकता है, समझ रहे होंगे आप। सजी थी महफिल कामयाबी की, तुम्हें वो मीठा जहर खा गया, और अब क्या करें, उजड़ चुकी है महफिल। अब तो खेल खत्म है, भर्ती निकल गई। और अब क्या करें, उजड़ चुकी है महफिल, तुम्हें कोई गलत रास्ता बता गया। तो ध्यान रखना, इस शेर के माध्यम से गलत रास्ते पर नहीं जाना है। इस समय टारगेट करना है सिर्फ और सिर्फ UPSI को। ठीक है, सितारे अपने कंधे पर होंगे यदि आप मेहनत करेंगे। ठीक है, और अशोक की लाट आपके सर पर होगी। हर एक व्यक्ति के साथ ये सारी बातें नहीं होती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर मामला सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार का ये मैटर है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार सबसे पहली बात तो सीमित होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं आपके? सीमित होते हैं। और इस संदर्भ में राज्य सरकार कभी कभी आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर देती है? मौलिक अधिकारों को आपके सीमित कर देती है। ठीक है, तो किन मामलों में सीमित करती है उसको लेकर बता दूं। सबसे पहले मौलिक अधिकार की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो आपको बता दें, सबसे पहले मौलिक अधिकार की शुरुआत हुई है ब्रिटेन में। 1215 में वहां के राजा थे जॉन, जिन्होंने मौलिक अधिकार दिए। सबसे पहले किस संविधान में, किस देश के? तो अमेरिका। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। और हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। पहली बात ये है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी पहली बात हो गई। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि मौलिक अधिकार, तो ध्यान रखना, जो हथियारों के बिना सफर करने की बात होती है वो आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। वो अधिकार कैसा है? वो आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है, जो आर्टिकल
12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, और जिसका आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार की बात हुई है, उसी में स्वतंत्रता के अधिकार में ये बोला गया है कि शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं लेकिन बिना हथियारों के, लेकिन वो सीमित है। उसमें सरकार यदि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं है मामला तो ऐसे पर भी क्या लगाई सकती है, रोक लगाई जा सकती है आपके। तो आर्टिकल 19 में ब्रिटेन में शुरुआत हुई, सबसे पहले अमेरिका के संविधान में, हमने अमेरिका के संविधान से इनको अडॉप्ट किया है, हमारे संविधान के भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35, और इनको ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महा अधिकार। ये बहुत बड़ी चीज होती है, आजादी का मूल मतलब ही क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की। भारतीय संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जनजातीय जो क्षेत्र अधिकार हैं वो कहाँ पर किस सूची के अंतर्गत हैं। तो ध्यान रखना ये आपके समवर्ती सूची, इनके संदर्भ में राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी व्यवस्था कर सकती है। तो ये आपका संघीय तंत्र में, संघीय ढांचे में 7वीं अनुसूची में ये आपके समवर्ती सूची में आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार महिलाओं बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ वैसे समानता की बात होती है, समानता के अधिकार की बात होती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो वो एक अपवाद है कि महिलाएं पुरुषों से कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं, परेशानी रहती हैं, तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती, उनका प्रतिनिधित्व कम रहता है। तो उनका प्रतिनिधित्व पूरा आए इसलिए उनको रिजर्वेशन, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन ये ऐसा उल्लंघन है जो सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है जब हम समानता नहीं दिखाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, जो आपके मौलिक अधिकार के भाग 3, संविधान का जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, उसके आर्टिकल 14 से 18 प्रावधान कराते हैं समानता के अधिकार के बारे में। ठीक है, वहीं पर 15 आर्टिकल 15 और 16 ये प्रावधान कराते हैं कि महिलाओं और बच्चों, वैसे तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भेदभाव हो सकता है यदि उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, उनकी जो आगे सफलता को बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए उनको ये प्रावधान किया गया है। अगला है पंचायतीय राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है। यहाँ पर आपसे बात हुई है निम्नतम स्तर पर कौन है, तो आपको बता दें पहले स्तर पर जिला पंचायत होती हैं, फिर ब्लॉक होता है, मध्य स्तर पर बीडीसी मेंबर जो होते हैं, और एक होगी आपका राइट आंसर ग्राम पंचायत। कौन होती है, ग्राम पंचायत। तो हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था जो है वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। तो जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, एक बीडीसी मेंबर होते हैं, आपने देखा होगा ब्लॉक के जो ब्लॉक में होता है जिसको वो निर्वाचित करते हैं, और एक प्रधान होते हैं। तो 3 श्रेणी होती हैं। ठीक है, आपको बताएं ये आपकी जो पंचायती वाली आपकी व्यवस्था है, ये इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन ये लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। तो इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। आपको बता दें 11वीं अनुसूची, हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची और भाग 9 प्रावधान कराता है पंचायती व्यवस्था के बारे में संविधान का। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे सारी बात। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया। तो मैंने अभी बताया था 1992, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1992 में ये पारित हो गया, एक्ट बन गया। लेकिन लागू कब हुआ है, 24 अप्रैल 1993, लेकिन यहाँ पर औपचारिक रूप दिया गया, पारित होने की बात हुई है तो 1992 में हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका का। अभी मैंने आपको सारी बात यहाँ पर ये सब समझा दी है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार डैश 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 प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो आपको बताएं राष्ट्रपति के जो प्रणाली होती है उसमें आपको बताएं उस प्रणाली का नाम होता है एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय प्रणाली। यानी कि उसमें जो प्रणाली यूज होती है वो आपकी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये वाली प्रणाली शुरू होती है। आर्टिकल आपके 55 में बताया गया है रीति क्या होगी।
राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की रीति। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी एमपी होते हैं, लगभग 790 एमपी होते हैं, अब 788 रह गई संख्या। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक एमएलए, ठीक है, एक एमएलए होते हैं जिनकी संख्या 4120 है टोटल मिला करके, ठीक है। टोटल मिला करके जो मेंबर्स बैठते हैं उनको ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, वही सब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन सब नहीं होते। टोटल आपको बताएं 4,896 मेंबर्स हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किए थे, वोट किए थे 2017 वाले में जो वोट करते हैं। तो कौन कौन रीति कैसे होगी, कौन कौन वोटर्स होंगे, एमपी और एमएलए चुनते हैं राष्ट्रपति को, एमएलसी नहीं चुनते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि सर क्या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है, तो मेरा जवाब है कि यदि मुख्यमंत्री एमएलए है तब वोट कर सकता है। यदि वो एमएलसी जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है एमएलसी हैं, ये वोट नहीं कर सकते हैं। एक आपके महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, वो भी एमएलसी हैं, तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। बाकी सारे अन्य विधायक, एमएलए, मंत्री जो एमएलए हैं वो सब कर सकते हैं, एमपी हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से यहाँ वरीयता क्रम होता है, यहाँ पर अग्रता ही विजेता नहीं होता, एक न्यूनतम कोटा निर्धारित होता है, जब तक वो वोट प्राप्त नहीं कर लेता राष्ट्रपति नहीं बनता, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि मंत्रियों के परिषद सामूहिक रूप से, तो यहां पर पूछा गया सामूहिक रूप से जवाबदेह हैं। तो ध्यान रखेंगे सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है आपकी वो जवाबदेह होती है लोकसभा के प्रति, ना कि आपका राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। एक अनुच्छेद 75 है, आर्टिकल 75 ये कहता है कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद, क्योंकि आपको बताएं मंत्री का मतलब सरकार होता है जिसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री, और जब तक इनको लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक ये बने रहते हैं, और जहां लोकसभा में बहुमत गया तो वहीं इनकी छुट्टी हो जाती है, ये खत्म हो जाते हैं और सरकार गिर जाती है। तो ये सरकार किसके प्रति जवाबदेह होगी, लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा में ही इनकी आत्मा है। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति व्यक्ति रूप से नियुक्त करता है, एक प्रधानमंत्री को या किसी एक विशेष मंत्री को राष्ट्रपति कर सकता है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन सामूहिक सारे मंत्री परिषद को गायब कौन करेगी, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में बहुमत गया, सरकार गिर जाएगी और फिर मंत्री परिषद हट जाएगी, ठीक है। तो ये जवाबदेह सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है, लोकसभा के, आर्टिकल 75 के। आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय इंपीरियल पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा, यानी कि पहले इसको आपका आईपी कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है, आईपीएस, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया, लेकिन आपसे पूछा गया है किस वर्ष इसका नाम बदल दिया गया है, यानी कि आईपीएस को आईआईपी को इंडियन पुलिस सेवा के तहत आईपीएस के तहत बदल दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1948 से ही क्या नाम कर दिया गया इसका, आईपीएस, ठीक है। ये आईपीएस जो होते हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय पुलिस सेवा किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जबकि जो आईएएस होते हैं, आईएएस कार्मिक मंत्रालय, ध्यान रखना किस मंत्रालय के अंतर्गत, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं आईएएस, और आईपीएस किसके अंतर्गत काम करते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य आपको बताना है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये हमारे संविधान के भाग 4 का में एक भाग है, इसमें एक ही आर्टिकल है 51 का, और इनको जोड़ा गया था 42 दूनी 76 करके याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, और इसके अकॉर्डिंग हमारे संविधान के भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटी अंग्रेजी में कहा जाता है, इनको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ये संविधान में कहां से लिए गए हैं, रूस से। मूल कर्तव्यों की संख्या जब जोड़ा गया तब 10 थी, तब कितनी थी, 10, लेकिन आज मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और यहाँ पर ध्यान रखना, वोट करने का कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का भी नहीं है, करों का भुगतान, यहाँ पर राइट आंसर होगा ये। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने, जो हमारी संस्कृति है उसको बचा कर रखिए। समझ रहे हो आजकल क्या हो रहा है, सारे खान पीन सब विदेशी टाइप के, चाउमीन, मोमोज, समझ रहे हो, डोसा, जींस विंस, सारी संस्कृति हम कह रहे हैं पहनिए, लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति को विलुप्त नहीं होने दीजिए। तो अपनी संस्कृति की सुरक्षा करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, ठीक है।
और ये सारी जानकारी जो दी है कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। रूस से हमने ली है, सोवियत संघ रूस या यूएसएसआर भी कहते हैं, इसको यूएसएसआर भी कहा जाता है, यूएसएसआर या सोवियत संघ रूस। यहाँ से हमने अडॉप्ट किया है किसको भाई सब, रसिया से अडॉप्ट किया भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से, सारे यूपीएसआई भी पूछे गए हैं, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया, पहला स्टेटमेंट दिया गया आपका कि संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट मामला है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में जो उनकी संपत्ति है लागू होते हैं, तो बिल्कुल बात है, ये जो संसद कानून बनाती है पूरे भारत पर लागू होते हैं। और दुनिया में जो भारत की संपत्ति है, राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, विदेश में होते हैं, लेकिन उन पर भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। जो भारत की संपत्ति है उस पर चाहे वो जैसे कोई पोत है, जहाज पर कोई कानून होगा तो उस पर संसद के कानून लागू होंगे, चाहे वो जहाज भले से कहाँ पे खड़ा है, ब्रिटेन में खड़ा है या अमेरिका में खड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके, ये राइट है। ठीक है, अगला चुनावों के बारे में सही है, पहला आपका ए ऑप्शन है, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि आपका एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि सख्त कानूनी सीमा, यानी कि सख्त कानूनी सीमा लागू है। एक तो चुनावों से संबंधित मामला यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों के ही आपके आंसर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके, ट्रू हैं। आपको अनुमति होती है, सीमित होती है अनुमति, खर्च भी सीमित होता है, कानूनी सीमा लागू होती है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके, ए और बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई हैं। तो आपको बताएं लोकसभा में 545 सीटें हैं, लेकिन अब 543 रह गई हैं, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय इनको 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इनको आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो अब जो आंग्ल भारतीय, जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे नागरिक, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, चुनाव नहीं होता था, वो खत्म कर दिए गए हैं 2019 में। खत्म का मतलब उनको आगे बढ़ाया नहीं गया है। तो अब संख्या रह गई है 543। तो इनमें से जो एससी के लिए आरक्षित सीटें 543 में से लोकसभा में वो कितनी है, 84 रिजर्व की गई है। कितनी सीटें एससी की, प्रतिनिधित्व दिया गया है 84 फिक्स है, एससी कास्ट के ही रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का, तो ध्यान रखना दिवालियेपन, बाजार दिवालियेपन और ऋण शोधन क्षमता जो आती है, ये आपकी समवर्ती सूची में आती है। इसके संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, कृषि का मामला आपका राज्य सरकार का रहता है, रेलवे का मामला आपका केंद्र सरकार का रहता है। तो आंसर यहाँ पर गा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, लोकपाल बिल पर निम्न में से राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल बिल पर देखो 1 जनवरी 2014 को लोकपाल विधेयक आया था, 2013 और 1 जनवरी से पारित हो गया था। तो इस पर आपके साइन हुए थे 1 जनवरी 2014 को, ध्यान रखना 1 जनवरी 2014। पेश कब किया गया, विधेयक कब पेश किया गया था, 2013 में। तो इस पर जो साइन किए थे, ध्यान रखना प्रणब मुखर्जी ने। जो लोकपाल बिल आया था 2013 में, जो पारित हुआ था 1 जनवरी 2014 को, इस पर साइन किसने किए थे, राष्ट्रपति कौन थे उस समय, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति 2017 में कौन बने हैं, रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रणब मुखर्जी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1 जनवरी 2014 से लोकपाल बिल आ गया है। ठीक है, और 2013 में लोकपाल बिल आया गया था। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, ध्यान रखना, तब इसमें कितने आर्टिकल्स थे, सभी जानते हैं इसमें आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी, 395। जब हमारे संविधान, देखो संविधान जब बना तो ध्यान रखना उसमें भाग कितने थे, 22। ये मूल संविधान बोला जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मूल संविधान। जो 26 जनवरी 1950 को संविधान था उसको मूल संविधान कहा जाता है। 22 भाग थे इसमें, और आपके 8 क्या थी, अनुसूचियां थी। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल्स की बात की जाए तो 395 क्या थे,
अनुच्छेद मूल संविधान में जब अपनाया गया। और ध्यान रखेंगे अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में भाग की संख्या हो गई है आपकी, आपके भाग हो गए हैं आपके भाग हो गए हैं 25 और अनुसूचियां आपकी हो गई हैं 12, आर्टिकल्स आपके हैं इस समय 448। तो ये करंट की लोकेशन है आपकी, इस समय कितने हैं और पहले कितने थे, ये बातें मैंने क्लियर करा दी, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं काउंटिंग में 25 हैं, ऐसा नहीं है संविधान में 23वां भाग है, भाग 23वां नहीं है, लास्ट वाला 22 में ही है, काउंटिंग में 25 हो गए हैं। जैसे एक बढ़ाया गया आपका 4 का, एक बढ़ाया गया आपका 14 का, एक बढ़ाया गया 9 का, एक बढ़ाया गया 9 का, ठीक है। एक इस तरीके से आपके भावों की संख्या कितनी हो जाती है आपके 25, ये बढ़ाए गए हैं। आर्टिकल्स भी 396 में नहीं है हमारे संविधान में, आर्टिकल 395 में ही है, लेकिन फिर भी 448 कैसे हो जा रहे हैं। जैसे आपका एक 51 का है आर्टिकल, 243 ए है, 243 ए है, ए बी है, इस तरीके से बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूल संविधान में कितने थे, 395। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो आपको बता दें कि पोषण स्तर सुधारने की बात जो की गई है हमारे, वो संविधान के आर्टिकल 47 में की गई है। देखिए 47 यहाँ पर अनुच्छेद है हमारे संविधान का, ठीक है। नहीं ये तो SC ST के लिए है, आपके लिए इसके लिए एक आर्टिकल है आपका 46, आर्टिकल 46 में बात की गई है, ध्यान रखना अनुच्छेद 46 में बात की गई, इसमें SC ST है, इसमें स्वास्थ्य स्तर सुधारने और पोषण स्तर को बढ़ाने की बात की गई है। ये DPSP के अंतर्गत आता है, राज्य को गाइडलाइन है हमारे भाग 4 में DPSP है 36 से लेकर 51, इसी के बीच के एक 46 आर्टिकल है जो प्रावधान कराता है कि पोषण स्तर को सुधारने तथा उनकी बात की गई है आगे को लेकर के, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आर्टिकल आपका जो सही हो जाएगा वो आर्टिकल हो जाएगा 46 है, 46 आर्टिकल। एक किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है, एक नागरिक के रूप में। तो ध्यान रखना हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है कि भारत की सिटीजनशिप नागरिकता कैसे मिलेगी। आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय संविधान के भाग 2 में। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हालांकि नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसमें 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता त्यागी जाती है। इसी के अनुसार आजकल नागरिकता का सारा प्रावधान चलता है, ठीक है। वैसे इसका प्रावधान भारत के संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक प्रावधान किया गया। केंद्र में संघ कार्यपालिका, तो ध्यान रखना संघ की जो कार्यपालिका होती है, देखो जो केंद्रीय सरकार बनती है उसमें 3 बातें होती हैं, एक होती है आपकी कार्यपालिका, एक होती है आपकी विधायिका और एक होता है आपका न्यायपालिका। ये 3 बातें होती हैं। क्या सिस्टम का होता है, विधायिका कानून बनाती है, उसको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का, यदि वो दिक्कत आती है लोग बाग नहीं मानते हैं तो लागू करवाना काम किसका होता है, न्यायपालिका का। विधायिका पर संसद आती है जो कानून करती है, इसमें मंत्री राष्ट्रपति सब आते हैं लागू करवाते हैं। इसमें न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, जो लागू करवाते हैं, इस चीज को नहीं होती है। तो पूछा गया कार्यपालिका में कौन, तो राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है, उपराष्ट्रपति बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता, ये लोकसभा जो होती है विधायिका में होती है, विधायिका का पार्ट है। तो आपका AVD राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका घ वाला AVD। लोकसभा अध्यक्ष आपका विधायिका में आता है, ये आपका कार्यपालिका में नहीं आता, ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा संसद का एक पार्ट है जो विधायिका में आती है, विधि बनाने का काम करती है। तो आंसर AVD, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसमें महान्यायवादी भी शामिल होता है, ठीक है। भारत की समेकित निधि में ऐसे राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को कौन सिफारिश करता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपका सिफारिश को लेकर, तो ध्यान रखना वित्त आयोग। इस मामले में जब राज्यों के बीच केंद्र के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है उससे रिलेवेंट भी कौन होता है, वित्त आयोग। ये संविधान के आर्टिकल 280 में है और एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है, संवैधानिक निकाय। प्रत्येक 5 वर्ष बाद कौन, राष्ट्रपति इसका क्या करता है भाई साहब, गठन करता है, ठीक है। आर्टिकल 280 में संवैधानिक निकाय वित्त आयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का D, वित्त आयोग।
किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? ठीक है, आपका क्वेश्चन है। तो ये था आपका संवैधानिक प्रमुख का दर्जा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये किसके तहत मिला? भारतीय, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख, तो ये बात कर दी गई थी हमको भाई साहब, आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने बताया कितनी है, 84 अनुसूचित। लेकिन हाँ राइट, यहाँ पर आपसे बता दें, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है आपका जनजाति के बारे में, एसटी के बारे में नहीं पूछा गया, एसटी के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? एसटी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 47। ऑप्शन नहीं लिखा है, ध्यान रखना। जो एसटी के लिए सीटें निर्धारित है वो कितनी है? 47। तो बी वाला ऑप्शन सही है, 47 क्या है हमारा राइट आंसर है। 47 क्या है हमारा राइट आंसर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, वायसराय की कार्यपालिका जो परिषद थी, इसके पहले व्यक्ति कौन थे शामिल होने वाले? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 में इनका प्रावधान किया गया, जब पार्लियामेंट तो सुधार अधिनियम आया था, तो 1909 में कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। अब अगला देखेंगे, अगला है, भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सही है। तो हम बात करते हैं, देखिए आपको बता दूं, एक थोड़ी इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन था पोषण के लिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका 47 होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा मिस्टेक बता गया। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 47 होगा। आर्टिकल 47 में 46 में SC ST के लिए प्रावधान किया गया है, तो पोषण के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 47 हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही होगा? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबंधित किए गए कुछ निर्देश हैं। अगला स्टेटमेंट है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट सरासर गलत है। मैंने बताया न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, ये गाइडलाइन होती है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए गाइडलाइन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिंपल सी बात है, जैसे बीको टर्मरिक क्रीम होती है, क्रीम सब लगाते हैं, तो स्क्रीन पर जो गाइडलाइन आती हैं, यदि आप उनको फॉलो ना करो, एक बार में लगा लो, तो क्या कंपनी आपके घर आ जाएगी? नहीं, वो गाइडलाइन है। आपसे बोला गया है कि बेटर रिजल्ट के लिए आप सुबह शाम लगाएं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सोने से पहले उसको यूज करें। तो ऐसे ही डीपीएसपी होते हैं कि सरकार इनको यूज करे देश की उन्नति के लिए, लेकिन इनको ऐसा नहीं है, नहीं यूज करेंगे तो कोई न्यायालय में आपके खिलाफ कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर सिर्फ केवल ए होगा, उन्नति के लिए होते हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। केवल एक स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो ध्यान रखना, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को, देखो राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन सलाह कौन देता है? ध्यान रखना, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का हेड होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसको बोलेंगे, वही राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। हमारे यूपी के राज्यपाल कौन है इस समय? आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखना, आनंदीबेन पटेल क्या है? हमारे राज्यपाल है। पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ध्यान रखना, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। और आनंदीबेन पटेल क्या है? इस समय करंट में है। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल भारत की, वो भी कौन है? सरोजनी नायडू है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे इस बात को। कौन से वर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? तो मैंने आपको बताया था 1952। 3 अप्रैल को आपकी राज्यसभा और आपकी 17 अप्रैल को लोकसभा। 1952 में दोनों का गठन हुआ, स्थापना हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा आपका, यानी कि 1952। 1952 आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा विषय, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो मैंने भूमि वाला बताया था कि भूमि वाला राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
ये आप आंखें मीच के लगा सकते हो। भूमि, कृषि, सिंचाई, ये सब किसका होता है? राज्य सूची के विषय होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका का, राज्य सूची के विषय। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो मैंने आपको बताया था 1956 में पुनर्गठन आयोग, एक फजल अली आयोग जिसको कहते हैं, फजल अली आयोग, इसका गठन 1953 में हुआ था। इसने रिपोर्ट पेश की थी 1955 में, और इसके अकॉर्डिंग ही 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिस समय 14 राज्य थे और 6 यूटी थी, 6 केंद्र शासित राज्य थे। तो यहाँ पर जो मुख्य बेस बनाया गया तो भाषा को बनाया गया था, कि जहाँ पर एक रूप के बात, जैसे पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं ना, जहाँ क्षेत्र में पंजाबी वाले हैं उस पंजाब को ही एक मतलब पंजाबी भाषा वालों को पंजाब राज्य, हिंदी भाषा वालों को हरियाणा है, और आपका तेलुगु भाषा वालों को आंध्र प्रदेश, तमिल भाषा वालों को तमिलनाडु। तो ऐसा नहीं है कि एक भाषा एक राज्य, कि उसमें कोई और नहीं रह सकता। गुजरात में हिंदी वाला नहीं रह सकता, रह सकता है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से राज्य डिवाइड किए जिससे कि एक भाषा वाले लोग एक तरफ ही आ जाएं। सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। पोटी श्री रामलू नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने आमरण अनशन किया था, और 58 दिन के अनशन के बाद उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। तब नेहरू जी ने एकदम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया था। तो बाद में यही दिक्कत हो गई और राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो भाषा को प्रमुखता दी गई राज्य बनाते समय। अगला आर्टिकल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी? तो मैंने बताया है संसद है हमारी, संसद है आर्टिकल 79 में, जो आपकी राज्यसभा, लोकसभा और किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति से। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 क्या प्रावधान कराती है आपका? आर्टिकल 79 प्रावधान कराती है आपका संसद से, जिसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार निहित है, यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं आपका। एक दिया है कोई भी पेशा अपनाना, बी ऑप्शन भाषण की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन अस्पृश्यता का उन्मूलन और धर्म का पालन एवं प्रचार। तो ध्यान रखना स्वतंत्रता के अधिकार में आपका अस्पृश्यता नहीं आता है, ये आपके समानता के अधिकार में बात की गई है। यहाँ पर धर्म का पालन भी नहीं आता, ये अलग है, आर्टिकल 25 में है। यहाँ पर बात होती है कोई भी पेशा, कोई भी काम कर सकते हो, भाषण की स्वतंत्रता है, तो आर्टिकल 19 में ये सारा प्रावधान है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने पूरी वीडियो देख रखी होगी तो आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रहेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहेंगे। और फिर मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगर ये वीडियो ज़्यादा शेयर करते हैं सब कुछ, वैसे तो मैं आपको बताऊं वीडियोस, अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।